हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। थैंक यू पूछने के लिए। खैर तुमने पूछा नहीं, कोई बात नहीं, मैंने बता दिया। ठीक है, आज क्या करूंगा, आज मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट है। क्या गिफ्ट है भैया? ये गिफ्ट है कि क्लास 10th की मैथ्स भी करा रहे हैं, साइंस भी करा रहे हैं, सब करा रहे हैं। तो मैथ्स में चैप्टर नंबर 1 क्या है? रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स के लिए बहुत सारे बच्चे कह रहे थे रियल नंबर्स में आज से शुरू करेंगे। क्या कराओगे भैया? तो भाई आपको पता है कोई भी चैप्टर मैं कराता हूं तो पहले मैं एक्सरसाइज वाइज इंट्रोडक्शन बताता हूं, सही है। तो मैं इनका एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन बताऊंगा। अच्छा, इसमें क्या बताओगे? तो चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन में पहले मैं तुम्हें बताऊंगा द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो कि तुम्हारी बुक की थ्योरम 1.1 है। उसके बाद मैं तुम्हें उससे पहले भी ये बताऊंगा कि एक होता है कंपोजिट नंबर, एक होता है प्राइम नंबर। ठीक है, तो पहले सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोजिट नंबर और द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइम नंबर। उसके बाद सेकंड मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारी किताब में जो थ्योरम जिसको थ्योरम 1.1 करके बनाया ना, उसमें है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फिर मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि ये जो नंबर वाले क्वेश्चन है जिसके लास्ट में जीरो करके प्रूफ करना होता है, इन्हें कैसे करते हैं। उसके बाद मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि द कॉन्सेप्ट ऑफ LCM एंड SCF। और बच्चों ऐसा तरीका बताऊंगा LCM एंड SCF में कि कोई भी क्वेश्चन कर दोगे, कोई भी क्वेश्चन, और विदाउट पेन एंड पेपर। ठीक है, फैक्टराइजेशन तो करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद तुम फैक्टर्स देख के बता दोगे कि इसका LCM SCF क्या होगा आगे। उसके बाद LCM SCF हो गया। उसके बाद मैं एग्जांपल नंबर 1 कराऊंगा, 2 कराऊंगा, 3 कराऊंगा, 4 कराऊंगा, और इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.1 को करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए यहां तक है। ठीक है, तो बच्चों शुरू करेंगे कंपोजिट नंबर वर्सेस प्राइम नंबर से। ये वीडियो किन बच्चों को देखनी चाहिए? हर एक बच्चा देख सकता है जिसने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो वो रिवीजन में फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकता है। वो बच्चा जिसको इस चैप्टर में कुछ भी नहीं पता, 0 बटा सन्नाटा, वो भी देख सकता है, सब कुछ समझ आएगा। और वो बच्चा जिसे समझ तो आ रहा है लेकिन कुछ दिक्कतें हैं, LCM में निकालने में दिक्कत है, SCF में दिक्कत है, प्राइम कंपोजिट का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बुक में क्या क्या रहा है ये नहीं समझ आता, उन सब के लिए ये वीडियो है। ठीक है, तो हर एक बच्चा देख सकता है। जो समझदार बच्चा है थोड़ा फास्ट में देखे, जो थोड़ा सा समझ गए ना, जो थोड़े से वीक बच्चे हैं वो क्या करो, इसको नॉर्मल स्पीड में देखो। ठीक है, सब समझ आएगा। कॉपी पेन लेके बैठो, किताब लेके बैठो, किताब से एक एक क्वेश्चन, एक एक लाइन मिला देना। ठीक है, तो आओ शुरू करते हैं। ठीक है, आओ शुरू करते हैं। जो अपना नाम है वो है, देखो, क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब बच्चों देखो, ये जो चैप्टर है ना तुम्हारा, ये यहां से शुरू होता है। दो नंबर आपको पता होना चाहिए, एक होता है प्राइम नंबर्स और एक होता है कंपोजिट नंबर्स। ठीक है बच्चों, प्राइम नंबर वो नंबर होता है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा 2, फॉर एग्जांपल 5, फॉर एग्जांपल 7। अच्छा ये बताओ 2 के फैक्टर्स क्या होंगे? तो मैंने कहा जब मैंने 2 के फैक्टर्स किए तो मेरे पास 2 ही तो चीज आई। 2 को मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ 2 into 1। सेम 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 into 1। 7 को मैं लिख सकता हूँ 7 into 1। तो मैंने कहा प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं ना जिनके ओनली 2 फैक्टर्स, जिनके सिर्फ और सिर्फ कितने फैक्टर्स होते हैं? 2। और इन 2 फैक्टर्स में से एक तो वो नंबर खुद ही होता है और दूसरा फैक्टर होता है 1। जैसे इस 2 के ना देखो 2 फैक्टर्स हैं जिसमें एक तो वो नंबर खुद ही है और दूसरा क्या है? 1। 5 के 2 फैक्टर्स हैं, एक तो ये नंबर खुद ही है और दूसरा क्या है? 1। 7 के 2 फैक्टर्स हैं, एक तो 7 खुद ही है और दूसरा क्या है? 1। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 ही फैक्टर्स होते हैं और उन 2 फैक्टर्स में से एक तो वो नंबर खुद होता है, दूसरा 1 होता है। ठीक है, अब बच्चों जो 1 है, नंबर 1, ये प्राइम नहीं है। तो प्राइम नंबर एक से बड़े वो नंबर होते हैं जिनके 2 फैक्टर होंगे, जिसमें से एक फैक्टर तो वो नंबर खुद ही होगा और दूसरा फैक्टर 1 होगा। ठीक है, अब कंपोजिट नंबर पे आओ। तो बच्चों हम ये कहते हैं कंपोजिट नंबर एक से बड़े वो नंबर्स जो कि प्राइम नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, मैंने कहा जैसे मैंने लिख दिया 4। ठीक है, अब मैंने कहा देखो 1 से बड़ा होना चाहिए नंबर, तो मैंने कहा 4 1 से बड़ा है। ठीक है, अच्छा अब कंपोजिट नंबर 1 से बड़े वो नंबर्स होते हैं जो कि प्राइम नहीं है, तो मैंने कहा 4 जो है ना, 4
इसको मैंने ऐसे लिख दिया ऐसे। तो मैंने कहा पहली बात तो इसके 3 फैक्टर्स हैं। दूसरी बात मैंने कहा देखो जो प्राइम नंबर्स होते हैं उसमें सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो एक होता है, एक वो नंबर खुद होता है, लेकिन मैंने कहा इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं। तो जो 4 है ना वो है ग्रेटर देन 1, 4 क्या है ग्रेटर देन 1 पहला। दूसरा ये जो 4 है ये प्राइम नहीं है, ये जो 4 क्या है ये प्राइम नहीं है। तो एक से बड़े वो नंबर जो कि प्राइम नहीं है, अगर ये प्राइम नहीं है तो ये क्या है, ये है कंपोजिट नंबर। ये क्या है कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो बच्चों प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, क्लियर हुआ। प्राइम नंबर एक से बड़े वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, जिसमें एक तो नंबर खुद ही होगा, दूसरा 1 होगा, ठीक है। 1 प्राइम नहीं है, ठीक है। आगे अब मैं कहता हूं जैसे कंपोजिट नंबर एक से बड़े वो नंबर होते हैं जो कि प्राइम नहीं है, जैसे 4 एक से बड़ा भी है और प्राइम भी नहीं है। तो अगर 4 एक से बड़ा है और प्राइम नहीं है तो क्या है, कंपोजिट है, ठीक है। अब बच्चों याद रखना ये जो नंबर 1 है ना ये नॉट कंपोजिट, ये कंपोजिट नंबर भी नहीं होता। तो बच्चों 1 के बारे में एक बात कही जाती है कि द नंबर 1 इज नीदर प्राइम नॉट कंपोजिट, ठीक है। तो आप यहां तक नोट करो फटाफट। देखो एक बार हम वहां तक समझ गए, उसके आगे आपकी एनसीईआरटी कहती है कि जब आप बेसिक नंबर्स के सिस्टम को समझ गए, उसके आगे आपको जो समझना है वो है थ्योरम 1.1 जिसका नाम है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसकी डेफिनेशन यहाँ पे मैंने लिख दी है, इस पे थोड़ी देर में आएंगे, पहले आप इसको समझो। इसको जैसे ये 360 है, 360, तो बच्चों बताओ जरा ये 360 है ये 1 से बड़ा है क्या, हाँ। ये जो 360 है ये प्राइम नहीं है, ये 360 क्या है प्राइम नहीं है। क्यों, क्योंकि बच्चों जब हम इसके फैक्टर्स करेंगे 2 से तो ज्यादा ही आएंगे, तो मैंने कहा 1 से बड़ा भी है प्राइम नहीं है। इसका मतलब ये 2 कंडीशंस मीट हुई तो क्या मैं ये कह सकता हूँ जो 360 है वो एक कंपोजिट नंबर है। 360 क्या है, एक कंपोजिट नंबर, ठीक है। अच्छा अब मैं कहता हूँ इस कंपोजिट नंबर के मैं प्राइम फैक्टर्स करूंगा, कैसे करते हैं, ऐसे। मैंने कहा 360 यहाँ लिख दो, ठीक है। फिर मैंने 2 से किया तो कितनी बार में जाता है 180, फिर 2 से किया तो 90, 2 से किया, जब मैंने फिर से 2 से किया तो 45, फिर मैंने 3 से किया तो 15, 3 से किया तो 5 और 5 से किया तो 1। तो मैं 360 को क्या ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, आगे क्या है 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, और आगे क्या है 5, आगे क्या है 5। अब बच्चों एक चीज देखो, ये क्या था, ये था अपना कंपोजिट नंबर, ये क्या था कंपोजिट नंबर। अब इस कंपोजिट नंबर को मैंने कैसे लिख दिया, मैंने देखो 2 2 2 ये तीनों प्राइम है, अच्छा 3 प्राइम है 5 प्राइम है, तो मैंने कहा इस कंपोजिट नंबर को मैंने प्राइम नंबर्स के मल्टीपल्स में लिख दिया। वापस सुनो, इस कंपोजिट नंबर को मैंने प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिख दिया। तो मैंने कहा ये क्या है, ये है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। अब जरा ध्यान से देखो, क्या मैं इस लाइन को अगर इंग्लिश में बोलूं तो ऐसे नहीं बोलूंगा कि 360 एक कंपोजिट नंबर था, ठीक है। तो किसी कंपोजिट नंबर को मैं प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख सकता हूं, इसी को कहता हूं द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। देखो एवरी कंपोजिट नंबर, ये आपका कंपोजिट नंबर था, इस कैन बी एक्सप्रेस्ड, मतलब उसको दिखा जा सकता है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो देखो मैंने प्राइम के प्रोडक्ट्स में लिख दिया, ठीक है। अब इसके आगे लिखा हुआ है दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। इसका पता है क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि देखो बच्चों जब मैंने इसको सॉल्व किया ना तो पहले मैंने 2 2 2 को लिखा, फिर मैंने 3 3 को लिखा, फिर 5 को लिखा। कोई बच्चा, मैंने कहा इस क्लास में 60, मान लो इस क्लास में 60 बच्चे हैं, ठीक है, और मैं कहता हूं चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, तो हर बच्चा क्या कर सकता है, जैसे उसने क्या किया पहले एक 2 लिख दिया, ठीक है, फिर एक 3 लिख दिया, फिर एक 2 लिख दिया, फिर एक 3 लिख दिया, फिर एक 2 लिख दिया, फिर एक 5 लिख दिया। अच्छा इसमें और इसमें फर्क है क्या, तो मैं बोलूंगा कोई फर्क नहीं है। पता है क्यों, जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 कितनी बार है 3 बार, यहाँ पे 2 कितनी बार है 3 बार, यहाँ पे 3 कितनी बार है 2 बार, यहाँ पे 3 कितनी बार है 2 बार, यहाँ 5 कितनी बार है 1 बार, यहाँ 5 कितनी बार है 1 बार। तो किसी बच्चे ने ये किया, उसने मेरे से पूछा क्या सर ये गलत है, मैं बोलूंगा गलत नहीं है। पता है क्यों गलत नहीं है, क्योंकि जब मैं इन सब को मल्टीप्लाई करूंगा आ तो 360 रहा है। तो इसमें फर्क क्या है, इसमें फर्क ये है कि ना एक ऑर्डर का फर्क है। किसका फर्क है, ऑर्डर का। यहाँ पे मैंने 2 पहले लिख दिया, 3 लिखा, फिर 5 लिखा, लेकिन बच्चे ने क्या किया पहले 2 3 कुछ भी कर दिया, हो सकता है 5 पहले लिख दे। तो मैंने कहा अगर मैं इस ऑर्डर पे ध्यान ना दूं, तो ऑर्डर को छोड़ के जितने भी फैक्टराइजेशन है वो सेम ही तो है। इसकी वैल्यू भी 360 देगी, इसकी वैल्यू भी 360 देगी। मेरे भाई मैं ये बोलता हूं 2 into 3,
ये भी 6 है, और 3 into 2 ये भी 6 है। तो मैंने कहा फर्क क्या पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने कहा चाहे मैं ऐसे लिख दूं चाहे ऐसे लिख दूं, अगर मैं ऑर्डर के सीक्वेंस को ध्यान नहीं दे रहा, अगर मैं ऑर्डर के सीक्वेंस पे ध्यान नहीं दे रहा, तो हर एक प्रोडक्ट मेरे को सेम नंबर ही तो दे रहा है। तो मैं कहता हूं हर एक कंपोजिट नंबर को मैं प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख तो सकता हूं, लेकिन अगर मैं ऑर्डर पे ध्यान ना दूं तो हर एक प्राइम फैक्टर यूनिक ही तो है, ये और ये सेम ही तो है, बस अगर ऑर्डर पे ध्यान ना दो। तो ये बोला है कि हर एक कंपोजिट नंबर का जो प्राइम फैक्टर है ना वो यूनिक है। यूनिक मतलब एक ही है, इसमें कोई फर्क नहीं है, बस ऑर्डर का ही तो फर्क है और उससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं। तो वापस सुनो, हर एक कंपोजिट नंबर को मैं प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख सकता हूं, और अगर मैं ऑर्डर पे ध्यान ना दूं तो ये जो प्राइम फैक्टर है ना ये यूनिक है। ये जो प्राइम फैक्टर है कैसा है, यूनिक है। इसी का मतलब है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। जितना हमने अभी तक सीखा है उसके बेस पे क्वेश्चंस कैसे करेंगे, ठीक है। तो आओ एग्जांपल नंबर 1 करते हैं, आपकी बुक का एग्जांपल नंबर 1, ठीक है। क्या कह रहा है कि चेक वेदर 4 की पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। बच्चों नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, 0 या माइनस नेचुरल नंबर में नहीं आते, ठीक है। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 की पावर n एंड्स विद डिजिट 0। बच्चों ये क्वेश्चन क्या है इस पे थोड़ी देर पे आएंगे, लेकिन मुझे ये बताओ जरा, मैं कहता हूँ 10, इसके फैक्टर्स क्या होंगे, तो आप बोलोगे भैया 2 into 5। मैं बोलता हूँ 20, इसके फैक्टर्स क्या होंगे, तो आप बोलोगे भैया 4 into 5। अच्छा और अच्छे से लिखे तो 2 का स्क्वायर into 5। मैं बोलता हूँ बच्चों बताओ 100, तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, तो इसके फैक्टर्स आप करोगे तो यही तो करोगे, 2 से करोगे 50, 2 से करोगे 25, 5 से करोगे 5, 5 से करोगे 1। तो आप बोलोगे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 into 5 into 5। अच्छा और अच्छे से लिखूँ तो 2 की पावर 2 into 5 की पावर 2। अब बच्चों पता है अगर मैं आपको बता दूं कि इतना आपको करना ही नहीं था, आप सीधा बता सकते हो, कैसे। मैंने कहा ये बताओ 1 के बाद कितने जीरो हैं, 2। तो ना एक जीरो के लिए मैं 1 बार 2 लिखूंगा और 1 बार 5 लिखूंगा, 1 जीरो के लिए, और 2 जीरो है ना तो इसकी पावर 2 कर दूंगा। अच्छा मैंने कहा यहाँ पे 3 जीरो है तो 1 जीरो के लिए मैं लिखूंगा 2 into 5। अब यहाँ कितने जीरो हैं, 3, तो इनकी पावर कर दूंगा 3। जैसे मैंने कहा 1 जीरो था तो मैंने सिर्फ लिख दिया 2 into 5, 2 जीरो था तो 2 into 5 का स्क्वायर, 3 जीरो था तो 2 into 5 का क्यूब। अच्छा 4 जीरो होगा तो 2 into 5, इसकी पावर भी 4, इसकी पावर भी 4। इसका मतलब पता आप क्या समझ रहे हो, जैसे मैंने कहा एक नंबर है 36, तो मैंने कहा इसके फैक्टर्स करो, तो आपने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। तो ये बताओ ये जो 36 के हमने जो फैक्टर्स करे हैं 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। बच्चों एक बात बताओ, मैंने कहा ये जो 36 है क्या इसके लास्ट में जीरो है, तो आप बोलोगे नहीं भैया जीरो तो नहीं है। तो मैंने कहा देखो जैसे इसके पास जीरो नहीं है तो जैसे जीरो आता है तो 2 भी आता है और 5 भी आता है, लेकिन क्योंकि इसके पास जीरो नहीं है तो 2 तो है लेकिन इसके पास 5 नहीं है। कुछ समझे। इसका मतलब अगर कोई भी डिजिट है ना जिसके एंड में मुझे जीरो चाहिए तो उसके फैक्टर्स में 2 भी आएगा और 5 भी आएगा, ठीक है। अब इस बात को ध्यान में रखना कि 2 भी आएगा और 5 भी आएगा। अब देखना क्वेश्चन करेंगे कैसे, तो मैं सीधा ये बोल सकता हूं कि 4 की पावर n, ये जो 4 की पावर n है क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 into 2 की पावर n, ऐसे लिख सकता हूं, लिख दिया मैंने। अब मैंने कहा एक बात बताओ, जब मैंने इसके फैक्टर्स करे तो यहाँ पे 2 तो है, 5 है क्या, नहीं है, लेकिन अगर किसी डिजिट के एंड में 0 आना है तो 2 भी आना चाहिए 5। तो आप ऐसे लिखोगे फॉर 4 की पावर n टू एंड विथ digit 0 it must have 2 into 5 as a factor। लेकिन यहाँ पे 2 तो है 5 नहीं है, इस वजह से but 4 की पावर n इज इक्वल टू 2 into 2 की पावर n। तो यहाँ 5 नहीं है ना, 5 नहीं है, सिंपल। hence 4 की पावर n can never end with 0। सिंपल। वापस समझो क्या हुआ, मैंने कहा 4 की पावर n है, ऐसे लिख दिया 2 into 2 की पावर n। अब मैंने कहा जब मैंने इसके फैक्टर्स करे ना मुझे 2 तो मिला, मुझे 5 नहीं मिला, और मैंने कहा किसी नंबर के आखिर में 0 चाहिए तो मुझे 2 भी चाहिए 5 भी चाहिए। तो मैंने ऐसे लिखा अगर 4 की पावर n के आखिर में मुझे 0 चाहिए ना तो इसके फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों आने चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 तो है 5 नहीं है, तो सीधा मैंने लिखा कि 2 और 5 दोनों आना चाहिए। लेकिन जब मैंने इसके फैक्टर्स करे तो सिर्फ 2 आ रहा है, 5 तो नहीं आ रहा ना, सिर्फ 2 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा। तो क्योंकि 5 नहीं आ रहा तो 4 की पावर n कभी 0 से एंड ही नहीं होगा।
क्लियर? देख दो। तो देखो अभी तक हमने एग्जांपल नंबर 1 देख दिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या कराओगे भैया? देखो यार, अब मैं आपको सिखाऊंगा प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। उसके देखिए क्वेश्चन लिखा है मैंने, तो इसका एचसीएफ बताएंगे, उसका एलसीएम। बच्चों देखो, किन्हीं भी दो नंबर्स का जो एचसीएफ होता है ना, वो होता है प्रोडक्ट ऑफ smallest power of all the common factors अब आप बोलोगे भैया क्या अंग्रेजी लिख दिया, हमें समझाओ। देखो समझते हैं, तो पहले ना इसके फैक्टर्स निकालते हैं। मैंने कहा ये रहा 300, ये रहा 250, लगाओ भाई, करो फैक्टर्स। 5 से किया तो 5 से गया 50, 5 से किया आ गया 10, 5 से किया आ गया 2, 2 से किया क्या आ गया 1, सेम ऐसा 3 से किया आ गया 100, 2 से किया आ गया 50, 2 से किया आ गया 25, 5 से किया आ गया 5, 5 से किया आ गया 1। अच्छा इसे लिखोगे कैसे? इसे आप ऐसे लिखोगे, 250 जो है वो क्या है, तो मैंने कहा देखो 5 कितनी बार आया है? 3 बार, तो मैं सीधा लिख दूं 5 का क्यूब इंटू 2 कितनी बार आया है? 1 बार, ठीक है। 300 को लिखो, 300 को मैंने लिखा, तो देखो कितनी बार आया, तो मैंने कहा 5 आया है 2 बार, तो मैंने लिख दिया 5 आया है 2 बार। अच्छा 2 कितनी बार आया? 2 आया है 2 बार, और 3 आया है 1 बार। अब मैंने कहा इन दोनों का अगर मुझे एचसीएफ निकालना है ना, तो मैं ऐसे लिखूंगा एचसीएफ ऑफ 250, 300 कैसे निकालूंगा? तो मैंने कहा बताओ जरा इन दोनों में क्या क्या कॉमन है। तो आप बोलोगे देखो भैया 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब मैंने कहा देखो मुझे ना कॉमन फैक्टर्स चाहिए, तो मैंने कहा देखो ये रहे आपके कॉमन फैक्टर्स, यानी 3 तो रेस से बाहर है। अब इन कॉमन फैक्टर्स में मुझे ना इनकी स्मॉलेस्ट पावर चाहिए। इन कॉमन फैक्टर्स में मुझे इनकी क्या चाहिए? स्मॉलेस्ट पावर। तो मैंने कहा देखो यार ये रहा तुम्हारा कॉमन फैक्टर, तो मैंने कहा यहाँ पे 5 की पावर 2 है, यहाँ पे 5 की पावर 3 है, तो मैंने कहा कॉमन फैक्टर है 5 और मुझे इसकी स्मॉलेस्ट पावर चाहिए, तो 3 और 2 में 2 ही तो छोटा है। अच्छा, और इसका मुझे करना है प्रोडक्ट दूसरे कॉमन फैक्टर से, तो मैंने कहा दूसरा कॉमन फैक्टर है 2 और 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1 में 1 छोटा है, तो मुझे छोटा चाहिए। तो मैंने कहा 5 की पावर 2 हो गया 25 इंटू 2, यानी इन दोनों का एचसीएफ कितना आ गया? 50। इन दोनों का एचसीएफ कितना आ गया? 50, ठीक है। तो मैंने कहा कुछ नहीं करना, ऐसे नंबर्स लिखो, प्राइम फैक्टर्स लिखो। मैंने कहा जो जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको लिखो और उनकी छोटी पावर लिखो और उसका मल्टीप्लाई कर दो, इसे कहते हैं एचसीएफ, ठीक है। अब एलसीएम की बात करता हूँ, एलसीएम की। तो जो एलसीएम होता है ना, एलसीएम ऑफ ए एंड बी, वो होता है प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ all the factors involved। इसका क्या मतलब है? तो देखो मैंने कहा यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 45 है, जरा करो इसका। तो मैंने कहा ठीक से लिखता हूँ, ठीक से। मैंने कहा देखो ये है 12, तो मैंने कहा 3 से गया 4 बार, 2 से गया 2 बार, 2 से गया 1 बार, ठीक है। और इसको भी लिखता हूँ, ये है 45, तो मैंने कहा 3 से गया 15, 3 से गया 5, 5 से गया 1। अच्छा मैंने 12 को यहाँ लिखता हूँ और 45 को यहाँ। मैंने कहा देखो 12 को मैं लिखूंगा 2 की पावर 2 इंटू 3। अच्छा, और इसको क्या लिखूंगा? 3 की पावर 2 इंटू 5, ऐसे लिख दिया। अब मैंने कहा देखो जितने भी तुम्हारे पास फैक्टर्स है ना, उनकी हाईएस्ट पावर ले दो। जितने भी फैक्टर्स हैं, यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स, यहाँ कुछ नहीं देखना कॉमन, यहाँ सीधा। तो मैंने कहा देखो यार, देखो मैंने कहा यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो मेरे को एलसीएम चाहिए 12 और 45 का, सीधा 2 की पावर 2 है। अब मैंने कहा देखो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो मैंने कहा 3 की ना बड़ी पावर चाहिए, बड़ी। तो मैंने कहा 3 की पावर 1 तो छोटी पावर है, बड़ी चाहिए, तो सीधा मल्टीप्लाई करो बड़ी वाली पावर से, और मैंने कहा सीधा बच गया 5। तो मैंने कहा 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया 36, और 36 पंचे 180, यानी इसका मल्टीप्लाई क्या आ गया? 180। दोबारा सुनना, दोबारा ये बताता हूँ यहाँ। मैंने कहा देखो HCF में सबसे पहले कॉमन पावर्स ढूंढो, कॉमन फैक्टर्स ढूंढो, और कॉमन फैक्टर्स की छोटी वाली पावर उठाओ, मल्टीप्लाई कर दो HCF। एलसीएम में देखो जो आपको कॉमन फैक्टर दिखे ना, उसकी तो बड़ी पावर रख दो, और जो कॉमन ना दिखे उसको सीधा रख दो। वापस जो कॉमन फैक्टर दिखे उसकी तो बड़ी पावर रख दो, और जो कॉमन ना दिखे उसे सीधा रख दो। समझ आ गया क्या? तो ये एचसीएफ का कॉन्सेप्ट है, ये एलसीएम का कॉन्सेप्ट है। देखो इसे एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे। कह रहा है कि 6 और 20 का HCF भी निकालो
एलसीएम भी निकालो। और ये निकालते वक्त ध्यान रखो कि ना तुम्हें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है। तो बच्चों पीछे हम क्या सीख रहे थे, यही तो सीख रहे थे। चलो भाई लगाते हैं। तो मैंने कहा सबसे पहले ना मेरे पास गिवन नंबर है, एक तो है 6, एक है 20। तो मैंने कहा मैंने 6 के फैक्टर्स करे तो ऐसे आ गया, ठीक है। जब मैंने 20 के फैक्टर्स करे तो कुछ ऐसे आ गया। तो मैंने कहा 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 into 3, और 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 into 5, 2 की पावर 2 into 5, ठीक है। अब बच्चों देखो एलसीएम पूछा, एचसीएफ पूछा है, तो पहले एचसीएफ निकाल देते हैं। एचसीएफ किसका चाहिए, 6 और 20। अच्छा एचसीएफ होता क्या है, एचसीएफ इज द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द ऑल ऑफ द कॉमन फैक्टर्स, product of smallest power of all common फैक्टर्स। पता है इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि मैंने कहा मुझे चाहिए HCF, किसका चाहिए 6 और 20 का। तो मैंने कहा ना इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, 2 यहाँ लिख दिया। अब मैंने कहा ये तो बताओ कि 6 और 20 में 2 तो कॉमन है, लिख दिया तुमने। अब जो तुम्हें कॉमन फैक्टर चाहिए ना उसकी स्मॉलेस्ट पावर चाहिए, कॉमन फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर चाहिए। तो मैंने कहा यहाँ पे कॉमन फैक्टर 2 की पावर है 1, यहाँ पे है 2 की पावर 2, छोटा कौन सा है 1, तो यानी आंसर भी हो गया 1। यानी सीधा सीधा मैं ये लिखना चाहूँ कि 6 और 20 का जो HCF है ना वो सीधा सीधा कितना आ गया 2। समझ आया, ठीक है। ठीक है, यहां तक ठीक है। अब बच्चों देखो इसके आगे मैंने कहा ये हमने क्या निकाल दिया, ये हमने निकाल दिया HCF, ठीक है। अब वही 6 और 20 का अब निकालूंगा LCM। LCM क्या होता है, LCM जैसे मैंने कहा मेरे को निकालना है LCM ऑफ 6 and 20। तो मैं कहता हूँ LCM इज द प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल द फैक्टर्स इन्वॉल्व। बच्चों इन दोनों की डेफिनेशन में एक फर्क ये है कि यहाँ पे सिर्फ कॉमन फैक्टर्स की बात होती है, लेकिन यहाँ पे सारे फैक्टर्स की बात होती है। तो मैंने कहा देखो यार, जैसे 6 को क्या लिखा 2 into 3, 20 को हमने क्या लिखा, ये हमने लिखा 2 की पावर 2 into 5। अब मैंने कहा मुझे चाहिए LCM चाहिए 6 और 20 का। तो मैंने कहा देखो सबसे पहले ना कॉमन ढूंढो, कॉमन क्या है, तो 2 कॉमन है तो मैंने 2 लिख दिया। अब मुझे ना यहाँ पे कॉमन की छोटी पावर चाहिए थी, यहाँ पे कॉमन की बड़ी पावर चाहिए, तो बड़ी पावर है ये। अब इन दोनों का काम खत्म हो गया, अब इन दोनों से कोई मतलब नहीं है। अब जो कॉमन है उसकी तो बड़ी पावर है, जो कॉमन आता है उसकी तो बड़ी पावर है। अब उसको छोड़ के क्या बचा 3 और 5, तो मल्टीप्लाई कर दो 3 और 5, तो ये हो गया 4 into 3 into 5, जिसका आंसर क्या आएगा 60। समझे क्या? तो जो 6 और 20 का जो LCM होगा वो कितना होगा 60। देखो 5 3 सा 15, 15 4 सा 60, ठीक है। इसे नोट करो बच्चों। आओ एग्जाम्पल नंबर 3 देखेंगे, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि 96 and 404 का अब HCF निकालो, किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन से। अच्छा उसके बाद जब HCF निकाल दो ना फिर उसका LCM भी निकालो। बच्चों देखो एक रिलेशन बताता हूं मैं आपको, जैसे कभी 2 नंबर से लिखे हो, एक नंबर है A, एक नंबर है B, तो उन 2 नंबर का जो मल्टीप्लाई होगा ना वो हमेशा बराबर होगा HCF ऑफ A and B इंटू LCM ऑफ A and B। इस बात को हमेशा याद रखना है, क्या पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू HCF ऑफ दोनों नंबर इंटू LCM ऑफ दोनों नंबर। जैसे इस क्वेश्चन में करेंगे, इस क्वेश्चन में हमेशा याद रखना है इस वाले फॉर्मूला देखो, ठीक है, इसी से करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन ने ये कहा है कि भाई देखो ये फॉर्मूला बाद में यूज करना, लेकिन पहले 96 और 404 का HCF निकालो, लेकिन उस वक्त तुम्हें प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करना है। चलो ठीक है, तो मैंने कहा ये रहा 96, ये है 404, इसको मैंने 2 से किया तो ये हो गया 48, फिर मैंने 2 से किया 24, फिर किया तो 12, फिर 6, फिर 3 और फिर कितना आ गया 1। इसको जब मैंने 2 से किया तो ये हो गया 202, 2 से किया ये हो गया 101। अभी और नहीं कट रहा तो 101 से कर दो। तो मैंने कहा देखो जो 96 है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 2 2 2 2, 5 बार है तो 2 की पावर 5 इंटू 3 तो 1 ही बार है तो 3 की पावर 1। अब 404 को कैसे लिख सकता हूँ, तो मैंने कहा 2 कितनी बार है 2 बार,
अच्छा, और 101 कितनी बार है? एक बार, और तो कुछ है नहीं, ठीक है। अब मैंने कहा देखो, अब ना इनका HCF निकालना है। क्या निकालना है इनका? HCF। तो यार अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जो HCF होता है उसके लिए हमें कॉमन फैक्टर ढूंढना है। तो मैंने कहा देखो 2 5 2 101, यानी कॉमन फैक्टर है 2, ठीक है। अब मैंने कहा कॉमन फैक्टर की छोटी पावर चाहिए, तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, तो हमें छोटी पावर चाहिए, यानी इसका HCF कितना आ गया? 4। HCF कितना आ गया? 4। यहाँ तक क्लियर है क्या? यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ तक आप देखो, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। अब मैंने कहा मेरे पास HCF कितना है? 4। अब मैंने अभी अभी दिखाया कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM, ठीक है। अब HCF को इधर भेजो तो LCM का फॉर्मूला नहीं आ गया? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर अपॉन HCF। देखो ना, इसको यहाँ भेज दिया मैंने। अब फर्स्ट नंबर कितना था? तो फर्स्ट नंबर है 96, सेकेंड नंबर है 404 और HCF कितना है? 4। सही है क्या? अब जब को इससे मैं इसको काटूंगा तो ये हो जाएगा 101, यानी LCM आ गया 96 और 404 का किसके बराबर? 96 इंटू 101। जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो ये आएगा 9696, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, यानी इन दो नंबर्स का LCM ये आ गया, और अगर इन्हीं दो नंबर्स का HCF पूछा है तो HCF कितना है? 4, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन ने हमसे कहा कि पहले आप इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करो, HCF निकालो। तो मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, HCF निकाला। फिर उसने ये नहीं बोला ना कि LCM को भी प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालो, उसने कहा HCF को तो प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालो, LCM तुम्हारी मर्जी। तो मैंने कहा जब हमारी मर्जी है तो मेहनत क्यों करें, सीधा फॉर्मूला लगाएंगे। तो मैंने कहा HCF निकाल दिया, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू HCF इंटू LCM। ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये निकाल दिया हमने, यहाँ आ गया, ठीक है। तो बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है आपका एग्जांपल नंबर 4 और एक्सरसाइज 1.1 से पहले ये आखिरी एग्जांपल है, इसे देख लेते हैं। देखो इसमें क्या बोल रहा है, कह रहा है फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 672 120 बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी फिर से क्या यूज करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे है 6, फिर है 72, फिर है 120। तो करते हैं इनके प्राइम फैक्टर्स। 2 से किया, 3 से किया, ये आ गया। इसको मैंने किया 2 से किया 36, 2 से किया 18, 2 से किया 9, फिर 3, ऐसे। अच्छा, इसको 2 से किया 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5, 5 से 1, ऐसे करेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा 6 हो गया 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, 72 हो गया 1 2 3, 2 कितनी बार है? 3 बार, और ये कितनी बार है? 2 बार, और 120 आ गया आपका 1 2 3, 2 है तो आपका 3 बार, 3 है 1 बार, 5 है 1 बार, यहाँ आ गया। अब ना HCF LCM दोनों चाहिए, तो पहले HCF निकाल देते हैं। तो HCF चाहिए 6, 72 और 120 का। अब HCF के लिए ना कॉमन फैक्टर ढूंढो। तो मैंने कहा देखो इन तीनों में, और तीनों में कॉमन होना चाहिए क्योंकि 3 का निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो पहला कॉमन फैक्टर हो गया 2। क्योंकि मैं HCF निकाल रहा हूँ तो कॉमन फैक्टर की पावर कम होनी चाहिए, कॉमन फैक्टर की पावर कम होनी चाहिए। तो मैंने कहा यहाँ पे पावर है 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, सबसे छोटी कौन सी पावर है? 1, तो इसकी पावर क्या लगा दिया? 1। अब मैंने कहा 2 के अलावा भी कुछ कॉमन है, तो ध्यान से देखो, ध्यान से। वो देखा है डोरा एंड एक्सप्लोरा, क्या तुम्हें वो पत्थर दिख रहा है? वैसे ही क्या तुम्हें ये 3 दिख रहा है? हाँ भाई दिख रहा है। तो मैंने कहा 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1। तो मैंने कहा यहाँ पे कुछ और भी कॉमन है, और वो कॉमन है 3। अब मैंने कहा पावर छोटी होनी चाहिए, तो 1 1 2, क्या तुम्हें वो 2 दिख रहा है? क्या तुम्हें वो 2 दिख रहा है? तो मैंने कहा हाँ दिख तो रहा है, लेकिन 2 मत देखो, 1 देखो ना, कहाँ है? ये रहा, हाँ। तो मैंने कहा 3 की पावर 1, क्यों? क्योंकि पावर चाहिए छोटी। तो मैंने कहा 2 3 6, यानी HCF ऑफ 672 120 विल बी 6। ये बात आई समझ में? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये देखो, फिर LCM कराता हूँ। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया तुम्हारा HCF वाला पार्ट। अब LCM चाहिए, किसका चाहिए? 6, 72 और 120। तो मैंने कहा जब मुझे LCM चाहिए होता है ना, तो सबसे पहले मैं कॉमन वाला ढूंढता हूँ। तो मैंने कहा देखो 2 कॉमन है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2। अब ना बच्चों HCF में कॉमन फैक्टर की पावर कम होनी चाहिए, LCM में ज्यादा होनी चाहिए। तो 1 3 और 3 में 3 ही तो बड़ा है, तो पावर दे दी 3। चलो भाई 2 का किस्सा खत्म। अब 3 पे आओ, तो 3 3 3 3 यहाँ भी है, तो यहाँ लिख दिया 3। अब मैंने कहा पावर बड़ी होनी चाहिए, तो 2 बड़ी पावर है यहाँ। 2 का किस्सा भी खत्म, 3 का भी खत्म, और जो आखिरी में बच
गया उसको एज इट इज लिख दो। वापस सुनो, एलसीएम में जो कॉमन है ना उसकी बड़ी पावर, और जो है ही नहीं, देखो जैसे 5 यहाँ है यहाँ नहीं है, सीधा तो उसको सीधा मल्टीप्लाई करो, तो 2 का क्यूब होता है 8, ये होता है 9, और ये क्या हो गया 5, 9 8 जा 72, 72 5 जा 7 5 35, और ये हो गया 360। ठीक है, ठीक है। तो बच्चों HCF आ गया, अगर मैं फाइनल आंसर लिखना चाहूँ तो HCF आ गया 6, 72 120 का 6, और LCM हो गया 6, 72 120 का 360। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। यहाँ तक अच्छे से पढ़ो, नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, वैसे बच्चों इतनी नॉलेज तो तुम्हारी हो गई है कि 1.1 खुद ही सॉल्व कर लो, लेकिन फिर भी मैं करवा दूंगा। ठीक है, ताकि अपने आंसर्स मेरे से मैच करना और अपनी गलतियों को सुधारना। ठीक है, तो इसी के साथ इसको खत्म करते हैं, और डोरा द एक्सप्लोरर नहीं देखना, इसे देखना है। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट।